Hello dear students, good morning. Welcome back to your English class. Students, today we're going to study chapter number 7, A Visit to Cambridge from class 8 NCERT English Reader Book Honeydew. And this chapter is really special and particular because it's surely going to give you inspiration and motivation in life because it is an extraction given from the interaction which happened between two great personalities. The one is the author himself, whose name is Firdaus Kanga from Mumbai, and the another one is the greatest scientist ever, Stephen William Hawking. So, before we go into the reading of this chapter, we have an introduction of it. Let's see. Before you read, this is the story of a meeting between two extraordinary people, both of them disabled or differently abled, as we can say now. Stephen Hawking is one of the greatest scientists of our time, and he suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer, which speaks for him in a machine-like voice. तो ये जो चैप्टर है, जो इसकी स्टोरी है, ये एक जो मीटिंग हुई थी खुद जो ऑथर हैं फिरदौस कांगा उनके बीच और ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एवर स्टीफन हॉकिंग के साथ जो उनका इंटरेक्शन जो बातचीत हुई थी जो कन्वर्जेशन हुआ था और ये दोनों ही लोग डिसेबल्ड पर्सनालिटीज़ हैं और इसको बेटर वे में हम अब कहते हैं डिफरेंटली एबल। तो क्योंकि आप सब जानते हो कि स्टीफन हॉकिंग बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे और उनकी जो अ, उनकी जो बॉडी थी वो पैरालाइज्ड थी, वो काम नहीं करते थे उनके बॉडी पार्ट्स और वो पूरे टाइम एक एक व्हील चेयर पे कन्फाइन करके रह गए थे और उस पे ही वो 22 इयर्स एज के बाद से वहीं पे वो व्हील चेयर पे ही रहते थे और उस वो बोल भी नहीं पाते थे। उनका जो लोअर बॉडी के जितने भी पार्ट्स थे वो बिल्कुल मूव नहीं कर सकते थे और वो उनकी जो सिर्फ फिंगर टिप्स काम करती थी और ज़रा सा उनका जो फेस स्लाइटली वो सिर्फ स्माइल कर सकते थे, बोल नहीं सकते थे। तो जितने भी कम्युनिकेशन करते थे लोग उनके साथ वो क्योंकि उनकी एक मैकेनिकल व्हील चेयर थी, मशीनरी उनकी जो लैंग्वेज थी वो पहले फिंगर टिप से टाइप करते थे और उस टाइप को उस जितने भी टेक्स्ट को वो जो व्हील चेयर थी, मैकेनिकल व्हील चेयर थी, कंप्यूटर से अटैच थी, तो वो उसको एक वॉइस में कन्वर्ट कर देती थी विच मीन्स कि वो जो वॉइस जो स्पीकर मशीनरी जो लैंग्वेज होती है वो जो स्टीफन हॉकिंग कहना चाहते थे उसको ट्रांसलेट करके सामने वाले को स्पीक करके बोलती थी। सो अब Firdaus Kanga is a writer and journalist who lives and works in Mumbai. Kanga was born with brittle bones. Underline this, brittle bones means जो भी बहुत ही हार्श हो जाए और ब्रेकेबल हो जाए मीन्स जो बिल्कुल कड़ी होके सख्त होके बिल्कुल टूटने जैसी हो जाए वैसी हड्डियाँ that tended to break easily when he was a child like Hawking. Kanga moves around in a wheelchair. तो जो ऑथर हैं जो ये चैप्टर को लिखने वाले ऑथर राइटर हैं वो खुद एक डिसेबल्ड पर्सनालिटी हैं और वो मुंबई के एक जर्नलिस्ट हैं और उनकी जो वो जो बॉर्न हुआ था एक डिसीज़ के साथ हुआ था जिसका नेम है ब्रिटल बॉन्स, जिसमें हड्डियां जो हैं वो बहुत कमज़ोर पड़ जाती हैं और धीरे धीरे अगर वो टाइम के साथ टूटने लगती हैं तो डॉक्टर ने उन्हें भी एडवाइस किया था क्योंकि वो कभी खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, उनकी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है। तो वो पूरे टाइम के लिए उनको भी डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया था कि आपको व्हील चेयर पे ही अपनी लाइफ को स्पेंड करना पड़ेगा, सेम एज लाइक स्टीफन हॉकिंग। Now, the two great men exchange thoughts on what it means to live life in a wheelchair and on how the so-called normal people react to the disabled. अब ये दोनों की किस तरह से मुलाकात होती है, किस तरह से इन लोगों की बातचीत होती है और किस तरह से ये दोनों एक दूसरे के जो थॉट्स है वो एक्सचेंज करते हैं आपस में और ये बताते हैं कि व्हीलचेयर पे उनकी लाइफ कैसी है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में दी गई हैं। लेट्स गो थ्रू इट नाउ। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफॉर for England, and it was strange that when I left, it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. अब जो ऑथर हैं इस फिरदौस कांगा वो बताते हैं कि कैम्ब्रिज जो है वो मेरे लिए इंग्लैंड का ही एक मेटाफर टाइप है। मेटाफर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये फिगर ऑफ स्पीच है, किसी को किसी से जब किसी से कंपेयर करते हुए बताया जाता है मीन्स जो चीज़ रियल नहीं होती है लेकिन रियल के जैसे होती है, तो उसी तरह से
कैम्ब्रिज जो है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वो ऑथर के लिए बिल्कुल इंग्लैंड का ही एक समरूपक थी। और जब इस बार उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को विजिट किया तो ये बहुत ही स्पेशल बन गया उनके लिए, क्योंकि वहाँ पे उनकी मुलाकात स्टीफन हॉकिंग से हुई। Now he describes all his experiences. It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. अब क्योंकि अब जो ऑथर हैं फिरदौस कांगा वो वहाँ का टूर कर रहे होते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, और जो गाइड होता है, टूर गाइड, उनको सब चीज़ों के बारे में बताते हुए वो ये भी बताता है, स्टीफन हॉकिंग के बारे में भी वो मेंशन करता है। लेकिन जो बात कांगा को, फिरदौस कांगा को चुभ जाती है, वो वर्ड होता है पुअर मैन। जब वो टूर गाइड ये वर्ड यूज़ करता है किसके लिए, स्टीफन हॉकिंग के लिए, वो कहता है कि बेचारा इंसान ना, हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, क्योंकि अब वो पैरालाइज्ड है, वो चल फिर नहीं सकता है, जबकि वो एक खुद सक्सेसर है सर आइजैक न्यूटन का। आप सोच सकते हो कि वो आइजैक न्यूटन के सक्सेसर हैं तो वो कितने ग्रेट हुए। और अब वो क्योंकि जो आइजैक सर न्यूटन की जो चेयर थी सिर्फ वही थे जो उनके बराबर में उनकी यूनिवर्सिटी में जिस पे वो बैठते थे, तो इस तरह से उनका जो वैल्यू थी, उनकी जो इम्पोर्टेंस थी स्टीफन हॉकिंग की, वो बिल्कुल उसी तरह से थी जैसे कि सर आइजैक न्यूटन की थी पहले के टाइम पे, और अब इस टाइम पे स्टीफन हॉकिंग की है, क्योंकि वो बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट हैं। लेकिन क्योंकि वो चल नहीं सकते और वो पैरालाइज्ड हैं, तो इस वजह से उसने उनके लिए एक पुअर मैन वर्ड का यूज़ किया, जो कि ऑथर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed एस्ट्रोफिजिस्ट क्या होता है? एस्ट्रोफिजिस्ट उसको कहते हैं जो कि नक्षत्रों को, जैसे कि स्पेस के बारे में जो स्टडी करता है, रिसर्च करता है, उसे ही एस्ट्रोफिजिस्ट कहते हैं। तो सर स्टीफन हॉकिंग वो खुद एस्ट्रोफिजिस्ट थे और मोटरोलॉजिस्ट थे, और वो बहुत सारे प्लैनेट्स, स्टार्स, इन सब के बारे में रिसर्च कर रहे थे उस वक्त भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तो थोड़ी देर के लिए जब फिरदौस कांगा ने उनका नाम सुना उस टूर गाइड के मुंह से, तो उनको याद आ गया अचानक से कि यहाँ पे तो सर स्टीफन हॉकिंग है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, तो मैं तो उनसे मिल सकता हूँ। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर लिव्ड हेयर। तो सर स्टीफन हॉकिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रेट पर्सनालिटी और साइंटिस्ट है, और उनका जो वर्क था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ट्रैवल के बारे में भी उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी थी। ये बेस्ट सेलर थी, मीन्स ये किताब जो थी उनकी जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली दुनिया की किताब थी। तो इसके बारे में भी यहाँ पे स्लाइटली मेंशन किया गया है। अब क्या होता है, व्हेन द वॉकिंग टूर वाज डन आई रश टू ए फोन बूथ एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड फोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस। तो अभी जो ऑथर होते हैं फिरदौस कांगा, वो जैसे ही सर स्टीफन हॉकिंग का नाम सुनते हैं वो बिल्कुल एक्साइटेड हो जाते हैं और जल्दी जल्दी से वो बाहर भाग कर जाते हैं वहाँ पे, मीन्स अपनी व्हील चेयर पे। और वो वहीं पे जो फ़ोन बूथ होता है उसके जो कॉर्ड होता है, उसका जो जिससे वो जो स्ट्रिंग होता है, जिस तार से वो लगा हुआ होता है, उसको खींच करके ऑलमोस्ट बिल्कुल वो टूटने वाला ही था, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वो जल्दी से खींच करके सर स्टीफन हॉकिंग के घर पे फ़ोन लगाते हैं। देयर वाज हिज असिस्टेंट ऑन द line and I told him I had come in a wheelchair from India. Perhaps he thought I had propelled myself all the way to write about my travels in Britain. I had to see Professor Hawking. Even 10 minutes would do. Half an hour, he said, from the 3:30 to 4. तो जल्दी जल्दी उन्होंने स्टीफन हॉकिंस के घर फ़ोन लगाया, और उनका जो असिस्टेंट रहा होगा उसने फ़ोन रिसीव किया, और ऑथर ने फिरदौस खांगा ने कहा कि मैं मुंबई से हूँ और मैं पैरालाइज्ड हूँ और मैं ब्रिटेन की अपनी ट्रैवल के बारे में लिख रहा हूँ, तो मुझे प्रोफेसर सर स्टीफन हॉकिंग से मिलना है। अगर 10 मिनट भी उनका मिल जाए उनसे बात करने के लिए तो वो भी इनफ होगा मेरे लिए। लेकिन जो उनका असिस्टेंट था उसको वो थोड़ा हम्बल था, तो इसलिए उसने बजाय 10 मिनट के आधे घंटे का टाइम दे दिया उनको, और 3:30 बजे से 4 बजे तक की इनकी जो मीटिंग थी वो फिक्स हो गई सर स्टीफन हॉकिंग के साथ। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, ग्रोइंग अप डिसेबल, you get fed up with people asking you to be brave as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check.
तो अभी क्या है, अभी ये टाइम आ गया है, दोनों लोग एक दूसरे के सामने हैं, और जो ऑथर है वो कहते हैं कि सडनली जब मैं उनसे मिला हूँ, मैंने जब उनको देखा तो मैं इतना नर्वस हो गया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ गई है। और उनको देखना सामने से, उन्होंने सबसे पहले ये क्वेश्चन किया सर स्टीफन हॉकिंग से कि क्या आप गेट अप, मतलब फेड अप हो जाते हो जब लोग आपसे पूछते हैं कि बी ब्रेव, हिम्मत नहीं हारना है और आपके अंदर बहुत करेज है, तो ऐसा क्या लगता है आपको? द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबडी लाइक यू and achieving something huge, then you know how much is possible and you reach out for further than you ever thought you could. तो यहाँ पे फिरदौस कांगा अपनी बात करते हैं कि क्योंकि मैं खुद बहुत ही ज़्यादा मतलब खुद पैरालाइज्ड हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ, और ऐसे कई लोग हैं जो मेरी तरह है, लेकिन आपको देख के उनको इंस्पिरेशन मिलती है और ऐसा लगता है कि जब आप कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या हैं, एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, आपको देख के लोगों को ताकत मिलती है, वरना हमारी जो बॉडी है वो हमारा साथ नहीं देती, लेकिन आपको देख के हमें लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको ये जान करके कैसा लगता है, आपके अंदर ये हिम्मत कहाँ से आती है, आपके अंदर ये करेज कैसे है? तो उसके बाद वो बोलते हैं कि आई हैवंट बीन ब्रेव सेड हिज डिसएम्बेडिड कंप्यूटर वाइज द नेक्स्ट आफ्टरनून आई हैव हैड नो चॉइस। तो डिसएम्बेडिड मीन्स डिसकनेक्टेड फ्रॉम योर बॉडी, मीन्स बॉडी से अलग, शरीर से अलग। तो जब ये बात फिरदौस कांगा पूछते हैं उनसे हिम्मत के बारे में कि आप इतने करेजियस कैसे हैं, तो वहाँ पे आइजैक न्यूटन बोलते हैं कि नहीं, मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत हिम्मती हूँ। और उनकी जो आवाज़ होती है, क्योंकि वो बोल नहीं पाते, तो वो जो टाइप करते हैं, जो उनकी मैकेनिकल चेयर है उसमें से ये कंप्यूटर वाइज निकलती है कि आई हैव हैड नो चॉइस, मीन्स हिम्मत रखने के अलावा मेरे पास चॉइस ही क्या है। Surely I wanted to say living creatively with the reality of his disintegrated body was a choice, but I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. तो सर आइजैक न्यूटन का कहना था कि हिम्मत रखने के अलावा मेरे पास और चॉइस ही क्या है, तो ये चीज़ तो मुझे करनी ही करनी है। और उस वक्त फिरदौस कांगा को लगता है कि जब भी मैं उनसे कुछ पूछता था तो मुझे अपने ऊपर ही गिल्टी फील होने लगता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि मैं उनको फोर्स कर रहा हूँ कि मेरा रिस्पॉन्स करने के लिए, और वो बहुत ही मुश्किलों से टैप करके अपनी छोटी छोटी जो फिंगर टिप्स हैं उनसे वो जो स्विचेस लगे हुए हैं उनके मैकेनिकल चेयर पे, उसको प्रेस करके वो किसी तरह से आंसर कर पा रहे थे। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन इट्स कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स। और इस तरह से वो जो बटन्स लगे हुए थे, धीरे धीरे वो अपनी पेल फिंगर्स, जो मुरझाई हुई उनकी जो उंगलियां थी, वो उनसे किसी तरह से टाइप करके अपनी बातों को कह पा रहे थे। एवरी सो ऑफन हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन। तो थोड़ी थोड़ी देर पे जब भी मैं उनसे कुछ पूछ रहा था तो उनकी जो आंखें थी वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होके, मीन्स थक करके, जो जब आंखें थक जाती हैं आपकी तो आप क्या करते हो, थोड़ी देर के लिए बंद करते हो फिर खोलते हो, तो वो बार बार जब आंसर कर रहे थे तो वो थकने के बाद उनका एक्सप्रेशन ऐसा आ रहा था। तो इस वजह से जो फिरदौस कांगा थे ऑथर, उनको थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था। एंड सिटिंग अपोजिट हिम I could feel his anguish, the mind whirlwind with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses। तो यहाँ पे बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज़ करते हुए ऑथर ने लिखा है, बहुत ही सिंपल बात लिखी उन्होंने, कि उन्होंने कहा कि मैं उनके चेहरा देख के ही समझ जा रहा था कि उनके अंदर एंग्विश मीन्स अंदर का जो दर्द है वो कैसा है। जैसे कि उनके माइंड जो है वो बहुत ही वॉयवेंट है, वॉयवेंट मीन्स इंटेंसली एक्टिव, मीन्स बहुत एक्टिव है, वाइब्रेंट है, बहुत कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, और बहुत सारे थॉट्स हैं जिनको वो शेयर करना चाहते हैं, जिनको वो मुझसे बताना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो बोल नहीं सकते तो वो बिल्कुल जकड़े हुए हैं और वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से वो उनके एंग्विश को समझ पा रहे थे। जो फिरदौस कांगा थे, जो ऑथर थे, वो स्टीफन हॉकिंग की जो मनोदशा थी, जो कंडीशन थी, वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे थे। अ लॉट ऑफ पीपल seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said, I know that's not true myself. Are you often laughing inside? तो फिर आगे फिरदौस कांगा कहते हैं उनसे, सर स्टीफन हॉकिंग से, कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो डिसेबल लोग होते हैं वो पूरे टाइम उदास रहते हैं। मैंने कहा कि मुझे ऐसा तो सच नहीं लगता, क्या आपको ऐसा लगता है, या फिर कभी आप अंदर से हंसते हो ऐसा, मीन्स इस बात को सोच करके कि लोग आपके बारे में इस तरह से सोचते हैं कि जो डिसेबल लोग होते हैं वो पूरे टाइम दर्द में ही रहते हैं। About 3 minutes later, he responded, I find it amusing when people patronize me. तो
3 मिनट के बाद जब वो लिख लेते हैं तो फिर उनकी मैकेनिकल चेयर से आवाज़ आती है कि वो आंसर करते हैं कि मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अम्यूजिंग लगता है, मीन्स मुझे इस पे हंसी आती है जब लोग मुझ पे मेरे साथ सिंपथाइज करते हैं या पैट्रोनाइज करते हैं मुझे लेके। तो इस तरह से उन्होंने जवाब दिया, एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क। तो उसके बाद फिरदौस कांगा दोबारा से एक सवाल करते हैं कि क्या आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है जब मेरे जैसे लोग आपके पास आते हैं और आपके काम में डिस्टर्ब करते हैं आपको। द आंसर फ्लैश्ड यस। तो उन्होंने बहुत ही क्लियरली बोला कि हाँ बिल्कुल, बहुत ही अनोइंग होता है ये। Then he smiled his one-way smile, and I knew without being sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful men in the world. और इस जवाब से फिरदौस कांगा को बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ, बल्कि वो खुश हुए, क्योंकि इस वक्त ये आंसर करते हुए सर स्टीफन हॉकिंग का जो फेस था वन साइड, वो थोड़ा स्माइल कर रहा था। और ये देख के उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने इस तरह से रिस्पॉन्ड किया, बहुत ही क्विकली बोल दिया यस। और इस वजह से जो फिरदौस कांगा है उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था मैं दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल इंसान को देख रहा हूँ इस वक्त अपने सामने। A first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph। उन्होंने कहा कि पहली जो झलक जब मैंने उनकी देखी थी तो मुझे बहुत ही शॉकिंग लगा था, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि किसी फोटोग्राफ को मैं देख रहा हूँ। अब तक जितनी भी मैंने फोटोग्राफ्स या मैगजीन में उनके जो फोटोग्राफ्स थी देखे थे वो बिल्कुल रियल में भी वैसे ही लग रहे थे। एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर हैव टर्न 3 डायमेंशनल। उनको ऐसा लग रहा था कि कोई 3D पिक्चर उनके सामने रखी हुई है उनकी, जबकि वो रियल में मौजूद थी उनके सामने। देन यू सी द head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt. Torso means upper part of the body. The wasted legs, and you look at his eyes which can speak still, and they are saying something huge and urgent. उन्होंने उसके बाद यहाँ पे फिरदौस कांगा ने डिस्क्राइब किया है कि वो कैसा उनका लुक कैसा था। उन्होंने कहा कि उनका जो बॉडी है वो स्लम था, मीन्स नीचे की जो पूरी लोअर पार्ट बॉडी थी जो वो बिल्कुल झूली हुई थी, मीन्स पैरालाइज थी पूरे तरीके से। जो अपर पार्ट जो टॉर्सो था उनका, वो उनके ऊपर उन्होंने ब्लू शर्ट पहन के रखी हुई थी, और जो उनके लेग्स थे वो वेस्टेड मीन्स पैरालाइज्ड थे, और उनकी जो आंखें थी उनमें बहुत चमक थी, ऐसा लग रहा था कि वो बात कर सकती हैं, और साथ ही साथ वो बहुत कुछ कहना चाह रहे थे। और ये जो जाहिर सी बात है उनके जो माइंड है उनमें बहुत सारी आइडियाज़ है, बहुत डीपर थॉट्स हैं उनके, जो यूजुअली इंसान नहीं समझ सकते, कॉमन पीपल। इट इज़ हार्ड टू टेल व्हाट, बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। तो उन्होंने कहा कि उनको देख करके जो मेरी फीलिंग थी, फिरदौस कांगा यहाँ पे कहते हैं कि सर स्टीफन हॉकिंग को देख करके मेरी जो फीलिंग थी मैं उसको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप कोई चीज़ देखते हो जो आप कभी लाइफ में देख नहीं सकते हो, जब आपको वो चीज़ देखने को मिलती है तो आप पूरी तरीके से हिल जाते हो। तो यही कंडीशन थी उनकी। बिफोर यू लाइक ए लालटेन हुज वॉल्स और वॉन सो थिन यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड इज द इनकैंडेंस ऑफ ए मैन। तो उन्होंने इसका कंपैरिजन एक लालटेन से किया है कि जब आपको आपके सामने कोई लालटेन दिखाई देती है और उसकी रोशनी से चारों ओर लाइट हो जाती है, रोशनी फैल जाती है, तो इसी तरह से उस वक्त वो इंसान उनके लिए जो सामने बैठा था वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था। मीन्स जितनी भी उनके अंदर उस वक्त जो फिरदौस कांगा जो थे उनके अंदर जितनी भी कमियां थी, वो जो महसूस करते थे वो बिल्कुल गायब सी हो गई थी सर स्टीफन हॉकिंग को देख के। वो सच एन इंस्पिरेशन थे उनके सामने। द बॉडी ऑलमोस्ट इररेलेवेंट exist only like a case made of shadows, so that I know believer in eternal source know that this is what each of us is, everything else an accessory। तो उन्होंने यहाँ ये जो लाइंस है ये पैराग्राफ की थोड़ी डीपर है, बहुत ही डीप थॉट्स है इसमें, अगर आप समझ पाओ तो इंटेलेक्चुअल थॉट्स हैं। उन्होंने कहा कि अब तक जो जो हमारी बॉडी होती है, अब तक मुझे लगता था कि जो बॉडी है या उस वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लेकिन अब सर स्टीफन हॉकिंग को देखने के बाद मुझे जो सोल होती है, जो आत्मा होती है, उस पे यकीन हो गया है कि जो हमारी बॉडी है वो ज़रूरी नहीं है, मीन्स वो कैसी दिखती है वो कैसी है ये मैटर नहीं करती, बल्कि हमारा जो सोल क्या है वो इटर्नल है, वो ही सत्य है, वही ट्रू है, वही सच है। बाकी सारे जो हम जैसे कि जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स है वो सिर्फ एक्सेसरीज हैं, मीन्स बस दिखावे के लिए, शो करने के लिए, वो एक्स्ट्रा है। जबकि उनका जो इंसान का जो एक मेन चीज़ होता है वो है उसकी सोल, उसकी छाया, उसकी आत्मा। तो यही देख करके उनके माइंड में ये सारे थॉट्स आने लगते हैं फिरदौस कांगा के, क्योंकि उनके सामने उनके इंस्पिरेशन सर विलियम हॉकिंग बैठे हुए हैं। व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल। वो अगला क्वेश्चन करते हैं उनसे कि आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छी बात क्या है डिसेबल होने की।
आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, मैंने उन्हें उनसे जल्दी से पूछा, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल। उन्होंने बहुत ही प्लेनली आंसर किया कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ अच्छा होता है कि आप जब डिसेबल होते हो तो। आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड। तो मैंने उनसे जवाब में कहा कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप डिसेबल होते हो तो आपको पता चलता है कि दुनिया में कितनी दया बाकी है, क्योंकि लोग आपसे सिंपथाइज करते हैं आपके साथ, वो उनको थोड़ा अटैचमेंट हो जाती है, आपके साथ दयालु होते हैं, वो काइंड होते हैं। तो इस तरह से पता चलता है कि जब आप डिसेबल होते हो तो लोगों में कितनी दया बाकी है, ये इस बात का पता आपको चल जाता है। यस ही सेड, और इस बात से वो अग्री कर जाते हैं कि हाँ, सही कह रहे हो आप। इट वॉज ए डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me। क्योंकि उनका जो टोन है वो वॉइस में तो समझ में नहीं आता, क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं, तो वो मैकेनिकल चेयर के थ्रू वो जो आवाज़ आती है यस, तो इसमें टोन नहीं पता चलता, फीलिंग्स नहीं पता चलती कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, शेड नहीं पता चलता उनकी फीलिंग्स का। तो वो समझ पा रहे थे, जो जर्नलिस्ट फिरदौस कांगा थे वो समझ पा रहे थे कि सर जो स्टीफन हॉकिंग है वो कितने इंथुसियास्टिक होंगे इस वक्त, क्योंकि वो अग्री कर गए थे। मीन्स फिरदौस कांगा बहुत एक्साइटेड थे उनकी बात से कि वो मेरी बात से अग्री कर गए, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ही दोनों साइड आपस में जो थॉट्स एक्सचेंज कर चल रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time, I wanted to make every one of our 30 minutes count. I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body, how little it mattered when then that I would never walk or even stand। और हर बार वो अपनी जब घड़ी अपनी चेयर पर बैठे हुए जब अपनी रिस्ट को घुमा करके वॉच को देख रहे थे, कि टाइम को देख रहे थे, तो वो चाहते थे कि हर एक जो घंटा है वो 30 मिनट्स, वो ये जो उनका 30 मिनट्स है वो यादगार बन जाए, इसका हर एक पल। और उन्होंने कहा कि मैंने बहुत ही रिलीफ महसूस किया कि अभी भी मेरे बॉडी में कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि उनको सर स्टीफन हॉकिंग को देख के ऐसा लग रहा था कि अब मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और क्योंकि अब उनको एहसास हो गया था कि ये बहुत ही छोटी बात है कि आप कभी चल नहीं सकते हो या खड़े नहीं हो सकते, बल्कि आप क्या सोचते हो ये ज़्यादा मैटर करता है। तो उसके बाद आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लीशे फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर, डिड दैट थॉट हेल्प हिम। क्लीशे मीन्स फ्रेज और आइडिया यूज सो ऑफन दैट इट लूजेज इट्स मीनिंग। क्लीशे मीन्स ऐसी बात जो आप बार बार यूज़ करते हो तो उसकी जो वैल्यू होती है वो ख़त्म होने लगती है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने उनको बताया कि आप मेरे लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि ये सारे लोग उनको बोलते हो कि आप मेरे लिए इंस्पिरेशन हो, तो अब ये क्या है, ये क्लीशे बन चुका है उनके लिए। तो वो फिरदौस खान कहते हैं कि आप मेरे लिए इंस्पिरेशन हो और दूसरों के लिए भी, क्या ये थॉट आपको हेल्प करता है किसी भी तरह से? उन्होंने प्लेनली बोला नहीं, उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि नहीं, बिल्कुल हेल्प नहीं करता। एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क। और इसके बाद उन्हें फिरदौस खान को लगा कि मैंने कितना बेकार सवाल पूछा था। When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still। तो ये सारी बात स्टीफन हॉकिंग ने शेयर की कि जब आपकी बॉडी एक क्लास्ट्रोफोबिक रूम में हो, मीन क्लास्ट्रोफोबिक रूम मीन्स बहुत ही छोटा सा रूम जो सफोकेटिंग हो, जिसमें आपका दम घुटे, ठीक है, जब आप एक व्हील चेयर पे कन्फाइन हो जाओ, उसी में आपकी ज़िंदगी बीतने लगे, और जब आप एक जगह रहो तो वो रूम क्या होता है, उसकी चारों तरफ जो दीवार होती है ऐसा लगता है वो और टाइट होती जा रही, छोटी होती जा रही है। तो ऐसे में लोग जो बाहर हैं आपको देख के सोचते हैं, स्माइल करते हैं और आपको एडमायर करते हैं कि चलो ये अभी तक जिंदा, अभी तक सांसें ले रहा है। तो ये सोच क्या आपको हेल्प करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं करती। सर स्टीफन हॉकिंग ने बहुत ही क्लियरली बोल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आप जब यहाँ इस कंडीशन में रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना पेनफुल है। इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल पीपल, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर? वो अगला क्वेश्चन करते हैं कि क्या कोई एडवाइस है जो आप डिसेबल लोगों को देना चाहते हैं कि उनकी लाइफ बेटर हो सके? दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट दे आर गुड एट। वो कहते हैं जवाब में कि ऐसे लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि वो किस चीज़ में माहिर है, किस चीज़ में अच्छे हैं। आई थिंक थिंग्स लाइक डिसेबल ओलंपिक्स आर ए वेस्ट ऑफ टाइम। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी चीज़ें जो डिसेबल ओलंपिक्स कराए जाते हैं वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें बेकार है। आई नो व्हाट यू मीन। आई रिमेंबर द years I would spend trying to play Spanish guitar considerably larger than I was, and how gleefully I had
unstringed it one night. Gleefully means very happily. तो यहाँ पे फिरदौस खान जवाब में कहते हैं कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हूँ, आपका मतलब समझ गए, क्योंकि मैंने भी कुछ साल पहले बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से ट्राई किया था कि मैं एक स्पेनिश गिटार जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, साइज में मुझसे भी ज़्यादा बड़ी थी, और मैं बहुत खुशी खुशी उसको बजाने की कोशिश कर रहा था, सीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एट द एंड मैंने क्या किया, उसके सारे स्ट्रिंग्स को, उसके सारे तारों को मैंने तोड़ डाला. दी हाफ आवर वॉज अप, आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ, आई सेड ग्रीनिंग थैंक यू. तो उसके बाद आधा घंटा कब बीत गया उनको पता भी नहीं चला, और फिर फिरदौस कांगा ने उनसे कहा कि मैंने ज़रूर आपको परेशान किया, और लेकिन जितना भी टाइम आपने मुझे दिया उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू. उनकी आवाज़ थोड़ी ग्रीन कर रही थी इस वक्त बोलते हुए. जब आप बहुत ही ज़्यादा हम्बल हो जाते हो, किसी से अटैच्ड हो जाते हो, तो आपकी आवाज़ थोड़ी ग्रीन करती है. स्टे, आई वेटेड, आई हैव सम टी, हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन. वो जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं, फिरदौस कांगा वहाँ से जब निकलने लगते हैं वो इंटरेक्शन के बाद, तो स्टीफन हॉकिंग उनसे कहते हैं कि रुको, थोड़ी देर के लिए रुको, चाय पी के जाना, मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाता हूँ. द गार्डन वॉज एज बिग एज द पार्क, बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, रम्बलिंग अलॉन्ग हिज मोटराइज्ड व्हीलचेयर while I dodged to keep out of the way. We couldn't talk very much. The sun made him silent, the letters on his screen disappearing in the glare. तो अभी गार्डन के वो लोग जाते हैं, और उस पार्क के वो पार्क जितना बड़ा गार्डन था, बहुत बड़ा था, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने अपनी जो मैकेनिकल चेयर थी उससे चल करके वो सारे पार्क को, मीन्स सारे जगहों को दिखा दिया फिरदौस कांगा को. और इसके बाद अब शाम होने को आ गई थी, और अब शाम के टाइम वो दोनों ही साइलेंट हो गए. अब उनकी जो स्क्रीन थी उस पे से धीरे धीरे वो जो लिख रहे थे, लिख करके जो कम्युनिकेट कर रहे थे, वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगा. एंड आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव, आई डिडंट नो व्हाट टू डू. अब एक घंटे बाद वो लोग उस पार्क से निकलने के लिए, मीन्स आपस में जुदा होने के लिए रेडी थे, और ऑथर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे. आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, वो किस करना चाहते थे फोरहेड पे, लेकिन वो कर नहीं सके, और वो उनकी कंडीशन को देख के, मीन्स उनसे मिल करके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, तो इसलिए वो रोना भी चाहते थे. आई टच हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग. उन्होंने कहा कि ऑथर ने कहा कि मैंने सर स्टीफन हॉकिंग के शोल्डर को टच किया, और उनकी व्हील को फिर बाहर लेकर आया उस समर इवनिंग में, गर्मियों की शाम में. आई लुक्ड बैक एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, दो ही वॉज नॉट, वॉचिंग हिम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ. तो उन्होंने कहा कि जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, मुझे पता था कि सर स्टीफन हॉकिंग मुझे वेव कर रहे हैं, जैसे जब कोई जाता है तो हम हाथ उठा के उनको गुड बाय बोलते हैं, क्योंकि सर स्टीफन हॉकिंग एक्चुअल में तो वेव नहीं कर सकते थे, वो पैरालाइज थे, लेकिन ऑथर को पता था कि वो मन ही मन अंदर से उनको विदा कर रहे हैं, हाथ हिला करके वेव कर रहे हैं. और ये चीज़ उनके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल थी, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी. ऑथर ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी लाइफ की सबसे हिम्मत वाला काम किया है, अब मेरी बॉडी में जान है इनसे मिलने के बाद. द वन आई वॉज मूविंग टुवर्ड्स, द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स. उन्होंने कहा कि अब जिस चीज़ पे मैं इतने सालों से जो भरोसा करता आ रहा था, मैंने उस चीज़ को पा लिया, मीन्स मैंने उनसे बात कर ली, तो मुझे अब हर चीज़ पे यकीन हो चुका है. अलोन आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ. और अब उनको पता था कि अब उनकी जो जर्नी है वो अकेले उनको तय करनी है. मीन्स अब स्टीफन हॉकिंग से मिलने के बाद उनके अंदर एक न्यू एनर्जी थी कि वो अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से, नए तरीके से जी सकें, और अपने दम पे जी सकें. So with this, the chapter ends. I hope you have understood every bit of it. I'll see you next class. Thank you.